सुरक्षित देश के लिए, समृद्ध देश के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए ऐसी पार्टी चुनिए जो अपने वादों पर खड़ी रहे। देश भर में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में सब दिशाओं में प्रचार कर कर फिर से एक बार आज भोपाल आया हूं। देश भर में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत बड़ा उत्साह है और हर जगह पे वो प्रदर्शित हो रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान और बढ़ा है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अपीसमेंट की उनकी पुरानी आदत को फिर से एक बार रिपीट किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को हम आगे बढ़ाएंगे ये बात की है। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, पर्सनल तो क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? किस प्रकार का पंथ निरपेक्ष संविधान आप इस देश में चाहते हैं? हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है। देश के कानून धर्म के आधार पर नहीं बन सकते। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्टता के साथ कहा है, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे। सभी पंथ मजहब के लोगों के लिए एक ही कानून होगा। हमने ट्रिपल तलाक समाप्त किया है, यूसीसी की शुरुआत की है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी जी पर्सनल लॉ की बात करते हैं, वो देश को खंड खंड तोड़ने की बात है। और शरिया के आधार पर क्या यह देश चलेगा? किसी एक धर्म के कानून के आधार पर यह देश नहीं चल सकता। ये देश में पर्सनल लॉ नहीं चल सकते। ये भारतीय जनता पार्टी का फर्म बिलीफ है। मोदी जी ने जो गरीब कल्याण के काम किए हैं उसके कारण गरीबों में मतदान का बहुत उत्साह है। दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज और गांव के गरीब, सभी वर्ग के गरीब बहुत उत्साह के साथ मोदी जी के लिए वोटिंग कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में 1 तारीख के बाद नरेंद्र मोदी को देखेंगे। ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और करोड़ों देशवासियों की भावना है। तो क्या देश शरिया के आधार पर चलेगा? अमित शाह ये सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी पर हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि देश शरिया से नहीं चलेगा। पंथ निरपेक्ष देश, जो कानून है वो उस हिसाब से चलेगा। देश में हर पंथ के लोगों के लिए कानून होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अमित शाह ने एक बार तस्वीर फिर से क्लियर कर दी। और अदिति नागर हमारे साथ इस वक्त लगातार बनी। अदिति, अमित शाह ने एक लाइन में कह दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, मतलब लेकर आएंगे, हर पंथ के लिए एक कानून होगा। अदिति, आप सुन पा रही हैं क्या? अदिति, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इस दूसरे चरण में अमित शाह पिक्चर क्लियर कर रहे हैं कि वो कहते हैं पर्सनल लॉ, हम कहते हैं हर पंथ के लिए एक कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड। पहले फेज से दूसरे फेज के बीच में जो गियर चेंज हुआ है, हम गाड़ियों में जब स्पीड अप करना होता है हमें, तो हम पहले दूसरे तीसरे गियर में, पूजा आप जब गाड़ी चलाती होंगी तो चलाते हैं, पहले फेज में बात होती थी विकास की, अब वो बात नहीं हो रही। पहले फेज में बात होती थी 400 पार की, अब बात हो रही है एक बार फिर मोदी सरकार की। यानी कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, हम राम, रहीम और जातियों पर आ गए। फिर आज सुबह से जेपी नड्डा का बयान आया, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया और फिर अमित शाह ने सबको याद दिलाया कि हमने क्या क्या किया और हम क्या सोचते हैं और वो क्या सोचते हैं। अब इसको आप, ये तो फेजेस में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन क्या ये बयान कार्यकर्ताओं के लिए है या वोटर के लिए? पर ये कार्यकर्ताओं को ये बता रहे हैं कि भैया उठो और ये हमने काम किया है, जाओ वोटर को बताओ और वोटर को लेकर आओ। और वोटर को ये बताना है कि भैया उठो, हमने ये सब काम किया है और जाओ वोट करके आओ। तो ये पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड पे मेहनत करती है, भारतीय जनता पार्टी स्ट्रैटेजी बनाती है और उसी स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजी के तहत ये तमाम बयान आ रहे हैं। एक बार फिर याद दिलाना कि हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमने CAA, हमने तमाम बातें की हैं, जिससे कि बार बार याद दिलाना जरूरी होता है कि भाई हमने ये काम किया और आगे आएंगे तो क्या क्या करेंगे तुम्हारे लिए।
जी बिल्कुल, और एक चुनावी एजेंडा जो है वो सेट करने की कोशिश है। अनुजा जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनुजा जी, आपके ऊपर ये जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही है कि आपने मुद्दे ऑल ऑफ सडन बदल दिए हैं। सीए जिसका जिक्र आप लगातार करते रहे, 3 तलाक का मुद्दा जो कानून पास कराया गया उसका जिक्र बीजेपी करती रही है, किससे छिपा नहीं है। लेकिन चुनाव से एन पहले फेज खत्म होने के बाद दूसरे चरण तक आखिर इन मुद्दों को वापस धरातल पर रखने की कोशिश क्यों की जा रही है, ये सवाल विपक्ष आपसे पूछ रहा है। कैसे विपक्ष के तो बहुत सारे सवाल हैं और वो हमेशा से ही पूछते रहते हैं, पर उनके सवालों के जवाब उनको वोटर बैंक अपनी तरफ से देते रहते हैं। आप देखिए अभी ही कितनी बड़ी प्रचंड बहुमत हमारे सामने एक तरह से आई, जहां पे अनअपोज्ड सूरत से हमारे लोकसभा के पहले प्रत्याशी जो है वो विनर घोषित कर दिए गए। और अभी अगर आप देखिए असेंबली का जो इलेक्शन हुआ था अरुणाचल प्रदेश में, तो वहां पर भी हमारे 10 बीजेपी के जो कैंडिडेट्स थे वो अनअपोज्ड आ गए। तो मुझे लगता है कि वोटर्स ने मन बना लिया है कि नामधारी वर्सेस कामधारी कौन है, और लूट खसोट की जो कांग्रेस और इंडिया अलायंस है इन्हें नहीं आने देंगे, क्योंकि उनको भी डर है इंडिया अलायंस को कि उनकी संपत्ति पर कुर्क करने वाली ये कांग्रेसी जो अपने वक्त में इंदिरा गांधी के मरने के बाद लॉ को चेंज कर दिया, आज वहां पर भी देखने वाली है। ओबीसी के अंदर मुस्लिम रीजनल मतलब राइट टू रीजनल एरिया, रिलीजन से अगर आप राइट टू लेना चाहते हैं उसको आपने ओबीसी के कास्ट में डाल दिया। आप इनकी मानसिकता देखिए, आप इनकी सोच देखिए कि किस तरह से ये लोगों को जो टकाटक जो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं उनको हम 8,500 रुपए टकाटक देंगे। आप इनकी मानसिकता देखिए, ये लोगों को गरीब रखना चाहते हैं। पावर्टी तभी तो 70 साल से गई नहीं, उस वक्त गई नहीं। मोदी जी के अनुजा जी थोड़ा वक्त कम है, मैं चाहूंगी जरा सबको एक बार मौका मिल जाए। अखिल चौधरी भी हमारे साथ में है, प्रवक्ता कांग्रेस। अखिल चौधरी जी, आप तमाम प्रचार के बातों को अगर उठाकर देखें तो कांग्रेस केंद्र में है, कांग्रेस पर जमकर हमला हो रहा है, उनकी नीति नियत पर बात हो रही है और आपकी नीति नियत की आलोचना जमकर हो रही है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज का एक दूसरे की आलोचना करने का काम ही है, और डेमोक्रेसी में एक दूसरे पे आरोप लगना तो स्वाभाविक है। अभी देश में आम चुनाव हो रहे हैं, सबसे बड़ी पंचायत के लिए चुनाव हो रहे हैं। तो इलेक्शन से पहले जब हमने अपना मैनिफेस्टो निकाला और जब फर्स्ट फेज का इलेक्शन समाप्त हुआ तो बीजेपी वालों को ये समझ में आ गया कि ये तो बीजेपी के पक्ष में नहीं जा रहा, वोट तो कांग्रेस को पड़ रहे हैं, इंडिया अलायंस को पड़ रहे हैं। तो उन्होंने इस तरह के ये जो सांप्रदायिकता की बातें करना और ये सब शुरू कर दिया। हमारा जो मैनिफेस्टो है, जो कि आपके अमित शाह के और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के जो बयानात अभी सुन रहे थे, हमारे मैनिफेस्टो में इस तरह की किसी भी तरह की कोई चर्चा है ही नहीं। हम तो हिस्सेदारी की बात करते हैं, और हिस्सेदारी को आपने कंफ्यूज कर दिया कोई मंगलसूत्र पे या और सब चीजों पे कि आपकी प्रॉपर्टी ले लेंगे। ऐसा हमारी तरफ से कोई मैनिफेस्टो में नहीं है, नहीं हमारा कोई आधिकारिक बयान है। ये बातों को तोड़ मरोड़ का कर रहे हैं। हमारा जो मैनिफेस्टो बात करता है वो तो ओबीसी का, SC ST का रिजर्वेशन को 50% जो कैप लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, उसको भी बढ़ाने की बात करता है कि इन वर्गों को ज्यादा रिजर्वेशन मिले और इनको 50% से ज्यादा मिले। SC ST और ओबीसी की जब जनगणना होगी तब हम देखेंगे कि इन लोगों को अपना परसेंटेज पॉपुलेशन के हिसाब से इनको अपना हक नहीं मिल रहा। चुनावी मुद्दे हैं, दलितों कांग्रेस की, के अपने हैं, पिछड़ों की, बीजेपी हम के लोग अपने जब हैं। हक की संजय बात राणा करते जी इस हैं समय हमारे तो ध्यान भटकाने साथ के लिए स्टूडियो इस में तरह की मौजूद है। चीजें संजय जी, क्या समझ आ रहा है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की जो स्थिति बनी हुई है? जाहिर है, जैसा कि मैंने सवाल भी बीजेपी प्रवक्ता से पूछा कि फर्स्ट फेज के बाद जो चुनावी मुद्दे हैं वो बदले बदले से नजर आ रहे हैं। जो तमाम नेता हैं उनके सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। सैम पित्रोदा के बयान के बाद कांग्रेस घिरी हुई नजर आ रही है। अब आगे की तस्वीर आपको देख कैसी रही है? देखिए, ऐसा लगता है कि हमें नहीं लगता कि सुर कहीं बदले हुए हैं। जो मैनिफेस्टो में कांग्रेस के लिखा था उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश से अगर हिंदी में कोई बोल देता है तो हमें लगता है उसके सुर हैं। जहाँ तक चर्चा हो रही थी कि आने वाली चीज़ें क्या होंगी, देखिए आने वाली चीज़ें जो भारतीय जनता पार्टी की अगर चर्चा करते हैं तो मुद्दों की चुनाव लड़ रही है। लेकिन आप जब मैनिफेस्टो बनाते हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर मैनिफेस्टो बनाती है, सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है, किसी एक वर्ग के लेकर चलना वो उचित नहीं होता। जहाँ तक बातें हो रही थी कि भाई ये रिजर्वेशन की, देखिए रिजर्वेशन की बातें तो भाई कर्नाटक
कम आप देख लीजिए 4% रिजर्वेशन कैसे दिया गया, ओबीसी का रिजर्वेशन काट के दिया गया है। जब आप संयुक्त आंध्र प्रदेश होता तो वहां पे भी ओबीसी का रिजर्वेशन काट के दिया गया है। तो और आपने रंगनाथन की रिपोर्ट देख लीजिए, चाहे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लिख रहे, सच्चर कमेटी जो बनी थी 2005 में, वो क्यों बनाई गई थी? ओनली फॉर द माइनॉरिटीज के लिए बनाई गई थी, उसमें माइनॉरिटीज का किया गया। लेकिन भाई ऐसी कोई कमेटी एससी के लिए क्यों नहीं बनाई गई, एसटी के लिए क्यों नहीं बनाई गई, दूसरे वर्गों के लिए क्यों नहीं बनाई, स्पेशली फॉर मुस्लिम क्यों बनाई गई? और उस कमेटी में अगर रिपोर्ट देखे रंगनाथन कमेटी की रिपोर्ट में क्या है कि 15% आरक्षण होना चाहिए गवर्नमेंट में और 6% आरक्षण होना चाहिए ओबीसी काट के मुसलमानों को। देखिए, मैं आरक्षण के विरोध में नहीं, लेकिन आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो संविधान में लिखा है, जिस प्रकार संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वर्णन किया है। हर चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहा है संजय जी, और आगे भी इस पर विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ और भी मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं।